हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बबलू सरोज आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्या देख लिया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है ना, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो निकालेंगे। फिर निरक्षीय स्थिति पे देखेंगे, फिर एक लेंगे बेटा किसी भी स्थिति पर, चाहे वो अक्षीय ना निरक्षीय स्थिति को छोड़ के कहीं अन्य जगह बेटा, ठीक है ना, वहाँ पे हम निकालेंगे। तो तीन स्थितियों के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता को फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा कुछ बता देना है, वो चीज़ आपने याद रखना है। भाई मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था। तो वो सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4πε0 क्यू बाई क्या होता है मेरे भाई, r² होता है। ठीक है ना। और एक चीज़ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब आपको पढ़ाया था मेरे बच्चे, तो बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर केवल धन आवेश होता है तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करा था बेटा, ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो। इसका मतलब धन से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती थी। अगर केवल माइनस आवेश होता था तो अनंत से प्रारंभ होकर कहाँ पे आती थी बेटा, माइनस आवेश पे समाप्त हो जाती थी। इसका मतलब माइनस क्यू आवेश होता था तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती माइनस की तरफ होती थी, धन से दूर होती थी, ठीक है ना, और माइनस की तरफ होती थी। ये चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि बेटा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण का विपरीत आवेश। अगर बेटा इस तरह का कोई है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, है ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आपको याद हो गया है बेटा, ये सारी चीज़ें आपने रिकॉल कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, आप डेरिवेशन करते हैं। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है, तो 5 नंबर का एग्जाम में आएगा। तो सभी बच्चे इस डेरिवेशन पे बहुत ध्यान से देखेंगे। एक डेरिवेशन ही करेंगे लेकिन आराम से करेंगे, भले थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझना सारा है। ठीक है मेरे बच्चे। तो पहले क्या लिख लेते हैं, हेडिंग लगा लो आप लोग भाई। विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति पर मेरे बच्चे, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें है आपका डेरिवेशन कराएंगे। ये फटाफट बच्चे हेडिंग लगा लें। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा किसके कारण हमें निकालना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, किसी बिंदु पे निकालना है, ठीक है ना। वो बिंदु कहाँ पे स्थित होना चाहिए, अक्षीय स्थिति पे। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए भाई, अगर मैं अक्ष मान लूँ, जैसे आप जानते हैं एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है ना भाई, ठीक है ना। जैसे मैंने ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, अगर मैंने इसी अक्ष पे बेटा, इसी अक्ष पे, एक्स अक्ष पे अगर मैंने कोई एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया, जैसे मैंने कहा ये विद्युत द्विध्रुव बन गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है बेटा मेरा माइनस क्यू आवेश है और ये क्या है 2l दूरी है। अब ये मैंने कौन से अक्ष पे बनाया, एक्स अक्ष पे। तो इसी अक्ष पे बेटा, चाहे आप इधर कोई बिंदु मान लो, चाहे आप इधर कहीं आगे कहीं भी बिंदु मान लो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु को P मान लेते, चाहे यहाँ पे एक बिंदु मान लो, आप इस बिंदु को भी, जिस बिंदु पे आपको निकालना है, कितनी दूरी पे माना है वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि r दूरी पर मैंने कोई बिंदु मान लिया, ठीक है ना, और इसी बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो अक्ष होगा बेटा, इसी अक्ष पे हम कहीं भी कोई बिंदु मान के निकाल रहे हैं, तो ये जो अक्ष होगा, इसी अक्ष को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, अक्षीय स्थिति, ठीक है ना। और अगर कहीं क्या होता, निरक्षीय स्थिति होता, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने एक विद्युत द्विध्रुव माना ऐसे, ठीक है ना, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है माइनस क्यू आवेश। तो बेटा ये जो अक्ष होता है, ये वर्टिकल लाइन, ये वाला जो अक्ष होता है, इस अक्ष को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, निरक्षीय स्थिति। अब इस अक्ष पे हम कहीं भी कोई बिंदु माने, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे मान लें, चाहे यहाँ नीचे कहीं मान लें, फिर इसको इससे मिला देंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो तो हम देखेंगे। तो इस अक्ष पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे, इस बिंदु पे चाहे मान लें, चाहे इस बिंदु को हम P मान लें, यहाँ पे निकालेंगे, तो वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी वो आएगी निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीसरी जो चीज़ होती है कि कहीं भी हम मान लें, ना तो हमें यहाँ मानना है,
ना तो हमें यहाँ मानना है। अब आप चाहे यहाँ मान लो, 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 यहाँ 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 कहीं भी मान लो, लेकिन इन अक्ष पे ना मानो। तो वो जो बिंदु, उस बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करते हो, उसको बोलते हैं आप क्या बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी, ठीक है ना, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हो। ना तो अक्षीय स्थिति पे आएगी, ना तो निरक्षीय स्थिति पढ़ी जाएगी। कहाँ पर पढ़ी जाएगी, किसी भी अक्ष पे, ठीक है ना। अगर निरक्षीय स्थिति पे यहाँ कहीं बिंदु मानोगे इस लाइन में, तो वो निरक्षीय स्थिति पढ़ी जाएगी, और यहाँ पे जब मानोगे वो पढ़ी जाएगी अक्षीय स्थिति पे, ठीक है ना। तो अक्षीय निरक्षीय स्थिति आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा कि अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ठीक है ना। तो फटाफट हम क्या करते हैं, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन अपना कि क्या होता है। चलिए सबसे पहले मेरे भाई हम बनाते हैं क्या, एक विद्युत द्विध्रुव। देखो विद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया, ये हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया। इसको हमने ले लिया बेटा A, और ये पॉइंट हमारा B। ये हमारा बेटा प्लस Q आवेश है, और इस बिंदु पे हमारा क्या है, माइनस Q आवेश। और ये जो दूरी है इनके बीच की वो कितनी है, 2L, ठीक है ना। अब हमें निकालना है अक्षीय स्थिति पे, तो इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लें, बड़ा कर लें ऐसे। इसको आप यहाँ भी बढ़ा सकते हो, पीछे भी बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो अक्ष निकल के आई, इस अक्ष को हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसी अक्ष पे हमें क्या करना है, बिंदु मानना है। अब ध्यान से सुनना, बिंदु तो हम मान लेंगे, लेकिन याद रखना मैंने क्या बताया था कि भाई अब ये विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव अगर कि मध्य बिंदु की बात करूं, तो इसका मध्य बिंदु अगर मैं मानूं क्या है बेटा, ये C है। तो ये टोटल दूरी अगर हमारा 2L है, तो ये दूरी क्या होगी हमारा बेटा, L होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी, L हो गई। अब यही चीज़ें मैंने उस दिन बताया था आपको कि बेटा हम अगर मैं ये वैल्यू L लेता, तो ये वैल्यू हो जाती L/2 और ये वैल्यू हो जाती L/2, ठीक है ना। अब जब कोई चीज़ें बटे में आ जाती हैं तो उसका कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, थोड़ा टिपिकल हो जाता है, आएगा तब भी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो लेंदी ना हो कैलकुलेशन, उस चीज़ को आसान बनाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना था बेटा, 2L माना था, ठीक है ना। बुकों में भी 2L लेके चलता है, क्यों लेके चलता है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु को हमने C से लिखा, तो ये टोटल दूरी 2L थी, तो बेटा आधी दूरी ये L हो गई, आधी दूरी ये L हो गई। अब इसी अक्ष पे हमें क्या करना है, कोई बिंदु मानना है। तो चाहे आप इधर मान लो, चाहे आप इधर मान लो। तो हमने मान लिया बेटा यहीं पे, ये जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु को मान लिया मैंने P। अब ये जो बिंदु माना है, हम माने कहाँ से भाई, यहाँ से माने या यहाँ से माने, कहाँ से माने, ये बिंदु कितनी दूरी पे है। तो बेटा ना तो हम यहाँ से मानते हैं, ना तो यहाँ से मानते हैं। हमेशा हम कहाँ से मानेंगे बेटा, किसी भी इस तरह का डेरिवेशन जितने भी करेंगे, हमेशा ये जो बिंदु मानेंगे इसकी दूरी, वो कहाँ से मानेंगे, C से, मतलब मध्य बिंदु से। तो हमने मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से ये जो बिंदु है, ये बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है मेरे बच्चे, R दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि भाई R दूरी कहाँ से कहाँ तक की है, C से लेकर P तक की दूरी R है, C से लेकर B तक की दूरी L है, A से लेकर C तक की दूरी L है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा क्या आप मुझे A से लेकर P तक की दूरी को बता सकते हो क्या, तो आप कहोगे हाँ सर बता सकते हैं, क्योंकि ये दूरी हमारी R है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R प्लस L, ठीक है मेरे बच्चे। क्या हो जाएगी मेरे भैया, ये हो जाएगी R प्लस L, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा R प्लस L। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई जैसे मैंने AP की दूरी निकाली, वैसे मैं क्या BP निकाल सकता हूँ क्या, तो कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। ये टोटल दूरी हमारी कितनी है, R है, R में से हमने क्या करना है, L घटा देना है, तो ये निकल जाएगी क्या हमारी B से लेकर P तक की दूरी। तो बेटा हमने ये जो दूरी मैंने मान लिया, ये हो गया बेटा R माइनस L, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत सारे बच्चों को अगर ये डिस्टेंस समझ में आ गई होगी, बस काम आसान, और कुछ नहीं करना है, यही तो समझना था हमको। एक चीज़ और इसमें समझना है, बस ये समझ लेंगे, डेरिवेशन तो सबको पता होता है, या गुणा भाग तो सबको आता है, सब कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे कैलकुलेशन करना तो सभी को आता है बेटा, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको बहुत आराम से समझना है आपको। फिर से मैं एक बार बताता हूँ बेटा, ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है AB, जिनके बीच की दूरी कितनी थी, 2L थी।
और इस अक्ष को मैंने बढ़ा लिया, इस अक्ष को हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति। अब यहाँ पे मैंने विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पे एक बिंदु मान लिया जिसका नाम C है। तो टोटल दूरी अगर 2L है तो ये आधी दूरी L हो जाएगी, ये भी दूरी आधी दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया कि अब हमें क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन किसी बिंदु पे निकालनी है। वो बिंदु मानो कहाँ में, ठीक है ना। आप इधर मान लो, इस अक्ष इधर मान लो, चाहे आप इधर मान सकते थे। ये बिंदु मैं यहाँ ना मान के यहाँ कहीं मान लेता तो कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन मानोगे इसी अक्ष पे, क्योंकि अक्षीय स्थिति पे निकाल रहे हैं ना, यहाँ थोड़ी मान सकते हैं। यहाँ पे मानोगे बेटा तो इसका मतलब इस लाइन में अगर हम मान रहे हैं तो वो निरक्षीय स्थिति हो जाती है ना, तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि P बिंदु है बेटा, इसी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये बात आती है कि भाई ये जो बिंदु P माना है आपने, ये कहाँ से माना है। तो हम ना तो A से मान सकते हैं ना तो B से मान सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे आसान तरीका है, हम कहाँ से मानेंगे, C से मानेंगे। तो C से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है ना। अब ये R है तो भैया C से P तक की दूरी R पता चल गई। क्या हम A से लेकर P तक की दूरी नहीं निकाल सकते, ये C है तो ये L है तो ये R प्लस L हो जाएगा। उसी तरह बेटा अगर हमें B से लेकर P तक की दूरी चाहिए तो ये टोटल R है, R में से मैंने क्या कर दिया, L को घटा दिया तो ये निकल गया बेटा R माइनस L निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, अब तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ क्या, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस बिंदु के कारण यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। भाई अब दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएंगी, क्यों, क्योंकि बेटा ये भी एक बिंदु आवेश है, ये भी एक बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, फार्मूला क्या बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर बताया था ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये जब बताया था तो वो फार्मूला यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं क्या कि प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा, वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं भाई, E से लिखते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से तो लिखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो या वैद्युत क्षेत्र बोलो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। तो बेटा इसके कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको हम लिख लेते हैं E1 से। किससे लिख लेते हैं, E1। और इस आवेश के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको हम किससे लिख लेते हैं, E2 से लिख लेते हैं। लिख ले भाई, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2। अब ये बात ये आती है कि सर जी वैद्युत क्षेत्र होता है सदिश राशि, अब इनकी दिशा किधर होगी, E1 की दिशा किधर होगी, E2 की दिशा किधर होगी, ये चीज़ तो आप बताओ हमको। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्लस Q आवेश है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, दूर जाती हैं। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर होगी। आपने बिंदु इधर माना तो इधर ही हम देखेंगे, ना कि इधर देखेंगे, ठीक है ना भाई। इधर भी आप दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, ऊपर भी दिखा, लेकिन हमने बिंदु माना किधर है, इधर ही तो माना है यहाँ पे ना, तो हम इसी की तरफ देखेंगे, हम इसी तरफ फोकस करेंगे। तो इसका मतलब प्लस Q आवेश है तो इससे जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसकी दिशा किधर होगी, यूं होगी ना मेरे भाई, किधर होगी, इस दिशा में होगी। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा बेटा, ये ऐसे तो होके गुजरेगा, मतलब P से जो गुजरेगा वो E1 जिसको हम माने हैं बेटा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो वो जो तीव्रता होगी तो वो ऐसे तो गुजरेगी, तो उसकी दिशा किधर हो जाएगी मेरे भाई, इस तरह से हो जाएगी ना, E1। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो E1 की दिशा किधर होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब बात आती है कि माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, माइनस उसकी तरफ होती। कैसे, देखो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग फाड़ होगा, सर जी कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई। मान लो आप यहाँ पे एक अनंत है, एक अनंत यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ये मेरा प्लस Q आवेश है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने अनंत माना था, यहाँ पे मैंने अनंत माना था, ठीक है। बट मैं देखूंगा किधर, जिधर मैंने बिंदु माना, ये बिंदु मैं यहाँ माना है तो इधर ही देखूंगा ना, इधर थोड़ी देखूंगा, क्योंकि अगर बिंदु इधर मानता तो इधर देखता। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र दिखाएंगे इधर भी तो जाएगी, अनंत की तरफ जाएगी, इधर भी जाएगी। तो इसका मतलब ये जो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उनकी तीव्रता क्या है, हमारा E1 लिखे है ना बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 की जो दिशा होगी किधर होगी, ऐसी तो होगी। इसका मतलब ये P से इस डायरेक्शन में होगी ना भाई, तो E1 की डायरेक्शन मैंने यहाँ बना दिया। अब यहीं पे क्या होता, अगर माइनस Q आवेश होता तो यहाँ भी अनंत होता और यहाँ भी अनंत होता। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माना है आपने, E2, तो उसकी दिशा किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने P मान लिया तो इसकी दिशा किधर हो गई, E2, इधर हो गया। इसका मतलब माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है उसकी दिशा किधर हो जाएगी बेटा, ऐसी तो होगी मेरे भाई, ठीक है ना, E2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आया, इसकी डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन समझ में आ गया, काम सारा आसान, यही समझना था मेरे भाई, ठीक है ना, कि E1 और E2 की दिशा किधर होगी। E1 की दिशा आपको समझ में आ गया कि प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं तो उसकी दिशा होगी इस डायरेक्शन में, और माइनस आवेश
कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है उसी की तरफ आती है, तो उसकी डायरेक्शन होगी इधर, ठीक है ना बेटा। तो E1 E2 की डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र वो इधर हो गया E1, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र E2 आ रहा था इस पर, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, माइनस की तरफ तो है ना, ये देखो ऐसे ही तो आ रहा है माइनस की तरफ, और इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जा रही है तो उसकी दिशा इधर हो गई, ठीक है। तो अब इतना आसान हो गया बेटा, तो अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी थियरी लिख लेते हैं, और थियरी लिखने के बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, बस अब कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं, लिखते हैं क्या कि माना, लिखेंगे माना ए बी, पहले मैं लिख रहा हूँ तो उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। माना ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव, सभी बच्चे लिखें फटाफट, विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी दूरी 2L है, ठीक है मेरे भाई, तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से कितनी दूरी पर मेरे भाई, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में आ गया मेरे भाई, कहाँ तक मैंने लिखा, परिभाषा देखो क्या लिखा मैंने कि ए बी क्या है हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव, मैंने ये चीज़ तो हमारा विद्युत द्विध्रुव का काम कर रहा है, तो ए बी क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, कोई विद्युत द्विध्रुव है तो लिखे नहीं, लिख लेना, माना ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2L है, तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से कितनी दूरी पे, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है ना मेरे भाई। अब किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे और एक इसके कारण निकालेंगे, तो जो दोनों के कारण आ गया, लेकिन फर्क ये है कि दोनों के कारण E1 E2 का मान तो हम निकाल लेंगे। अब कुल वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे E अगर ले लें तो E बराबर क्या हो जाता, E1 प्लस E2 हो जाता, लेकिन E1 प्लस E2 तब होता ना क्योंकि इनकी डायरेक्शन अगर एक ही दिशा में होती, E1 की भी डायरेक्शन यही होती, E2 की डायरेक्शन यही होती, तब तो हम जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ दे भाई, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में क्या होता है भाई, अगर ये अदिश राशि होती है तब तो उनको जोड़ देते हैं, हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं होता, लेकिन ये सदिश राशि है तो हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना कि भाई एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो हमें नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या आएगा, नेट मतलब समझते हो कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं खड़ा हूं, भाई एक बंदा इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के तान रहा है, इधर एक बंदा 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं नेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा नेट, तो नेट निकालूंगा बेटा, हमारे पास कुल फोर्स कितना काम कर रहा है, परिणामी बल कितना है 25 माइनस 10, 25 वाला भाई 25 में से हम 10 को घटा देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा कितना बेटा हमारा 15 न्यूटन आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगा। क्यों करिए ऐसा, क्यों किया, क्योंकि बेटा बल एक सदिश राशि होती है, एक की दिशा इधर एक की दिशा है, जब हम क्या करते हैं बल हम क्या निकालते हैं, नेट बल निकालते हैं, तो क्या करते हैं बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब ये डिपेंड ये करता है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है मेरे भाई, कि बड़ा छोटा कौन है। बट ये चीज़ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम यहाँ पे ये करेंगे E बराबर E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा, यही चीज़ तो होगा कि बड़े में से छोटा या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा, अगर ये बड़ा हुआ तो इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये बड़ा हुआ तो इसमें से इसको घटाएंगे, यही तो करेंगे ना। तो पहले तो भाई तब ये करेंगे जब हमारा E1 और E2 का मान आ जाए, तो पहले E1 और E2 का मान निकालना है, उसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे। तो क्या करते हैं भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सी बिंदु पर, बिंदु P पर क्या निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या है हमारा, माना क्या था मैंने E1, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भैया, E1 हो तो बेटा आप सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र, किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने फार्मूला आपको करवाया था, E बराबर होता है 1/4 4πε0 Q बाई क्या मेरे भाई
आर स्क्वायर करवाया था ना। तो इसका मतलब बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1/4πε0 तो यही रहेगा भाई। Q के स्थान पे Q ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी परिमाण क्या है, हमें परिमाण से मतलब है, याद रखना। यहाँ पे परिमाण कितना है, Q है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, Q बटे यहाँ से दूरी क्या होती बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल। तो जहाँ R आता है वहाँ पे आ जाएगा R प्लस एल का क्या बेटा, होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1। और इसकी दिशा किधर होगी, ये तो इसका परिमाण आएगा। दिशा अगर मैं देखना चाहूँ तो कौन सी दिशा में है, इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र E की दिशा किधर है, A से लेके P की दिशा में है, ठीक है ना, A से P की ओर है, ठीक है। तो AP इसकी दिशा किधर है बेटा, AP A से P की ओर, A से P की ओर, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना चाहो तो लिखो, नहीं कोई बात नहीं, P की ओर, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसी प्रकार बेटा हम किसके कारण निकालेंगे, इसी प्रकार, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज़ और कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको समीकरण एक मानेंगे, लेकिन एक चीज़ और। अब देखो ध्यान से भाई, इसको आप के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, के, इसको क्या लिखेंगे, क्यू, और बटे क्या, स्मॉल के लिखेंगे इसको ना, और बटे क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि पहले भी हम कूलाम के नियम में तुमको बता चुके हैं बेटा, स्मॉल के बराबर क्या होता है, 1/4πε0। इसके स्थान पे के लिख सकते हो, तो इसके स्थान पे मैंने के लिख दिया, और ये था चीज़। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है। और दिशा लिखना चाहो तो ए से पी की ओर लिख लेना, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार कौन से आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, -q आवेश के कारण क्या बेटा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना माना था बेटा, E2 हो तो फिर वही सूत्र लगाएंगे मेरे भाई। कौन सा सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र क्या, = 1/4πε0 Q/r² से, यही सूत्र लगाएंगे ना, ये भी तो बिंदु आवेश है। अब भाई जहाँ E आता है वहाँ क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटा R² का मतलब B से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R - L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, K, इसको क्या लिख सकते हो, Q बटा R - L का क्या, होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मान ले मेरे भाई, 2 मान ले, ठीक है ना। अब यहाँ पे E1 का भी मान निकल गया और E2 का भी मान निकल गया। E1 का मान क्या निकला है हमारा, KQ बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बात यह आती है कि यहाँ पे कुल वैद्युत क्षेत्र अगर मैं E से लिखूं तो हम मान लेंगे, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो बेटा, E हो तो अब E बराबर क्या हो सकता है भाई, दोनों की डायरेक्शन अलग है, या तो E1 - E2 होगा, या तो E2 - E1 होगा। क्यों, क्योंकि बेटा बड़े में से छोटे को घटाना है। अब हम कैसे चेक करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, तब हम E बराबर लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, E1 और E2 का मान क्या है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो E1 का मान आपका आया है कितना, KQ बटा R प्लस L का क्या, होल स्क्वायर। और बेटा E2 का जो मान आया वो आया है KQ बटा R - L का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों में टर्म देखूं तो दोनों में बेटा KQ R प्लस L आ रहा है, R - L आ रहा है। अब इसको समझे कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ KQ का मान कितना है बेटा 10, KQ का मान कितना है 10, R का मान मैं मान लेता हूँ भाई 3 है, और L का मान कितना है बेटा 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए, अगर मैं E1 का मान निकालना चाहूँ तो कितना है, KQ का स्थान पर रखेंगे 10 बटे R 3 और 3 1 4, तो 3 1 4, 4 का वर्ग करोगे कितना आएगा 16 आएगा। तो 10 में 16 का भाग देंगे बेटा तो
0 पॉइंट करके आएगा आंसर, ठीक है ना। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, तो मतलब 0.6 करके ऐसे आंसर आएगा E1 का मान। अब चेक करते हैं क्या E2 का भी मान ऐसा कुछ आ रहा है क्या। KQ का मान हो गया 10 बटे R का मान कितना है, R का मान 3 और L का मान कितना 1, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 का भाग देंगे इसमें कितना आएगा 2.25 करके आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ E1 बड़ा है या E2 बड़ा आ रहा है, आंसर किसका ज़्यादा आ रहा है भाई, E2 ज़्यादा आ रहा है, E1 क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो इसका मतलब E2 बड़ा है और E1 क्या है छोटा है। तो यहाँ पे जो कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2 लिखेंगे या E2 माइनस E1 लिखेंगे। तो आप कहोगे बेटा कि सर E2 माइनस E1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी तो ज़्यादा में से हम कम को क्या करेंगे घटा देंगे, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब बेटा अगर यही दोनों एक ही दिशा में होते तो हमें कुछ घटाने उठाने की जरूरत ही नहीं थी ना, हम जोड़ देते E1 प्लस E2, ठीक है ना। लेकिन एक दिशा में है नहीं तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सदिश राशि है, सदिश राशि क्या करती है दिशा पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, क्योंकि दिशा होता ही होता है। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी वैल्यू कम है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो E2 ज़्यादा है, E1 क्या है कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बेटा बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E है, तो E बराबर हम लिखेंगे क्या, E बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब E2 का मान और E1 का मान वैल्यू उठा के रखिए, तो क्या आएगा E बराबर, E2 का मान क्या है KQ बटा R माइनस L का क्या मेरे बच्चे होल स्क्वायर, माइनस E1 का मान कितना है KQ बटा R प्लस L का क्या होल स्क्वायर। अब बेटा आप बताओ इसमें से कॉमन क्या है, देखो ऊपर से KQ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बटा R माइनस L का क्या होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा R प्लस L का क्या होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे ये करेंगे मेरे बच्चे KQ इंटू, अब देखो इनका गुणा कर दो, यहाँ पे इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, दोनों का गुणा नीचे, तो ऊपर गुणा करोगे तो क्या आएगा R प्लस L का क्या होल स्क्वायर और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा R माइनस L का क्या होल स्क्वायर और बटे क्या भैया R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का क्या होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कैसे किया मैंने, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, दोनों का गुणा नीचे कर दिया, इतना मान आ गया। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट नोट करें, तो नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं, इसको समझाते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या करना है भाई, आ गया हमारा इक्वल टू आ गया क्या KQ और क्या आया है हमारा R प्लस का L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का क्या होल स्क्वायर और बटे क्या है मेरे बच्चे, बटे है R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखो ये चीज़ें हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, अगर आपको याद हो तो बेटा एक सूत्र होता है क्या कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में होता है A प्लस B और एक कोष्टक में होता है A माइनस B। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं बेटा, आप सूत्र यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे लगा लीजिए A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए और यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखेंगे कुछ कट जाएगा, चाहे आप ये सूत्र लगा लो चाहे ये। अब देखो अगर मैं ये सूत्र लगाता हूँ ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, A का स्थान पाएगा क्या मेरा बच्चा, A का स्थान पाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस B के स्थान पे क्या आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब ये सूत्र होता है तो जहाँ A है वहाँ पे क्या आएगा R प्लस L और प्लस है बीच में तो प्लस लगा दिया। यहाँ पे देखो क्या आएगा, B के स्थान पे क्या आएगा, B के स्थान पे आएगा R माइनस L। ठीक है, ये हो गया A प्लस बी, ये A हो गया प्लस B हो गया इंटू A माइनस बी, A का मतलब बेटा वही R प्लस L और माइनस B का मतलब क्या है R माइनस L, तो R माइनस है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस होगा तो R प्लस L हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे माइनस L प्लस L और माइनस R प्लस R तो कट ही आएगा, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, R कितना हो जाएगा 2R इंटू L कितना हो जाएगा 2L।
यही तो आएगा। इसको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4RL, यही तो बचेगा मेरे भाई, यही तो बचेगा ना। या दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हो बेटा, यहाँ लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे बेटा तो क्या आएगा, देखो सॉल्व कर लो यहाँ पे, अगर ऐसे निकालोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2RL, ठीक है ना, और माइनस है ना, और यहाँ पे क्या लगाओगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2AB, ठीक है बेटा। अब जब इसको आप क्या करोगे, ये माइनस कोष्ठक खोलोगे तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL और माइनस आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का कितना बेटा 2RL, ऐसे तो हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 2RL प्लस 2RL कितना आया 4L तो आया। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो भाई ऐसे करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैंने ऐसे ही कर लिया, ठीक है ना। तो आप जैसे मन के वैसे कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 4RL, क्या लिख सकते हैं 4RL, चाहे आप ऐसे करके लिख लीजिए चाहे ऐसे करके लिख लीजिए। तो चलो करते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे दोनों रख रखा है, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई तो मैं इसको रब कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना, रब कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब बेटा क्या आ गया, ई बराबर हमारा यहाँ आ गया KQ और इनटू यहाँ इसके स्थान पे क्या आ जाएगा बेटा हमारा 4RL बटे भाई यहाँ पे क्या आ गया R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का क्या होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे बेटा यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना था a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ देखो इसको पूरे को मानूँ a, तो a स्क्वायर और इंटू ये क्या है b, है ना भाई, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अब ध्यान से आगे देखो, अब देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू कोष्टक में a माइनस बी। आपने इसको a माना है कि नहीं माना है, इसको a माना है और इसको क्या माना है b माना है कि नहीं माना है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, इसी चीज़ को अगर आप क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, देखो तो कैसे आएगा इसका आंसर, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या a प्लस बी, और एक कोष्टक में होता है a माइनस बी। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब अगर मैं कह दूं भाई यहाँ पे लिखा है कोष्टक में क्या r माइनस एल, ठीक है ना, रख लो यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो है, ठीक है ना। यहाँ पे होल स्क्वायर है, लेकिन अगर यहाँ होल स्क्वायर ना लगा होता, ध्यान से सुनना, r माइनस एल होता और एक कोष्टक में r प्लस एल होता, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी लिखा हुआ है ना, a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे एक कोष्टक में r माइनस एल लिखा होता है, यहाँ पे एक लिखा होता है r प्लस एल, तो इसको हम क्या लिख लेते r स्क्वायर माइनस क्या एल स्क्वायर लिख लेते कि नहीं लिख लेते भाई, लिख लेते ना। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी क्या लग जाएगा मेरे भाई, यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बताया बेटा a प्लस बी कोष्टक में माइनस बी लिख सकते हैं, वैसे कोष्टक में r माइनस एल लिख लीजिए, एक कोष्टक में r प्लस एल लिख लीजिए। तो बेटा अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन अगर दोनों पे स्क्वायर होगा मेरे भाई तो यहाँ भी तो स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, तो बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई KQ इंटू एक को ऊपर क्या आ गया 4RL बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो ई बराबर क्या आ गया, देखो इसको ऐसे लीजिए K इंटू क्यू इंटू 4L को ऐसे लिख लीजिए 2L इंटू 2R लिख सकते हैं ना भाई, 4L को ऐसे लिख सकते, 2 को क्या लिख सकते, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 1 2 बेटा L के साथ लिख दिया और एक 2 किसके साथ लिख दिया, R के साथ लिख दिया, ठीक है। और बटे क्या आया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो मेरे भाई, Q इंटू TL को हम क्या कहते हैं, Q इंटू 2L को कहते हैं P। भाई हमने, अगर आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि भाई
उसका फार्मूला आपको बताया था, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है कि नहीं होता है, बताया था ना। तो इसका मतलब जहाँ पे Q इंटू 2L है वहाँ लिख सकते हैं P। तो ये आंसर आ जाएगा K इंटू P इंटू 2R बटे क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ये छोड़ कह रहे हो भाई, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा ना, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, देखो ध्यान से, आगे क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। देखो अब आगे आएगा, आगे ये आएगा क्या कि इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारा, क्या आ गया, के पी इंटू 2R और बटे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, यही तो आएगा ना। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिए, होगा ये कि भाई देखो r की तुलना में l बहुत छोटा है, यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में कि r की वैल्यू ज़्यादा है, r का डिस्टेंस ज़्यादा है, l क्या है, छोटा है। तो अगर r ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मच 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 ग्रेटर देन l, कि r का मान जो है वो l से बहुत ज़्यादा है, तो याद रखना अगर कोई चीज़ वैल्यू छोटी होती है तो छोटी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, जिसके कंपेयर में देख रहे हैं, अगर वो बहुत छोटी है उस कंपेयर में, तो हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब होगा क्या यहाँ पे मेरे भाई कि r ज़्यादा है l की तुलना में, तो l को हम क्या कर दें, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो l को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब हटा देते हैं, उस टर्म ही को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि r की वैल्यू ज़्यादा है, l छोटा है, तो आप क्या करते हो, नेगलेक्ट कर देते हो। जैसे आप दुकान पर जाते हो, दुकान वाले के पास क्या है, 1 रुपये छुट्टी नहीं होते, तो क्या करते हो, ठीक है ना, बहुत सामान आपने 2-2.5 हज़ार का 3 हज़ार का सामान लिया, तो कहते हो भाई 1 रुपये छुट्टे नहीं है, तो क्या करते हो, हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो 3-4 हज़ार की तुलना में एक की वैल्यू क्या है, बहुत कम है ना, 1 रुपये बहुत छोटा है, तो आप क्या करते हो, उसको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, रख लो। तो वैसे यहाँ पे ये चीज़ है कि r ज़्यादा है l की तुलना में, तो अगर l की तुलना में r बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, l को नेगलेक्ट कर देते, तो l को हटा देंगे भाई। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, इक्वल टू आ जाएगा के पी इंटू 2R और बटे क्या, l तो हट गया, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर के पावर कितना आ जाएगा, 2, तो के पी इंटू 2R और बटे मेरे भाई R लिखना है यार, यहाँ यल आ जा रहा है, देख लेना भाई गलती ना हो जाए, ठीक है ना, हाँ ठीक है। और R के पावर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, एक R से ये क्या हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2KP बटे यहाँ पे क्या बचा, RQ। अब इसको अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, K इंटू 2P बटे क्या, RQ। भाई K को आप क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 इंटू 2P बाई RQ। तो बेटा अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अक्षीय स्थिति पे, तो आप ऐसे निकाल सकते हो मेरे भाई, क्या होता है, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P बाई RQ, ठीक है ना। ये होती है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, जहाँ P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है ना। यहाँ R³ है ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेटा, आप चाहे ऐसे बता सकते हो 2KP/R³ या 1/4πε0 2P/R³। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसको 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। अब ये अक्षीय स्थिति खत्म, तो हम क्या देखेंगे, निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।